चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको बता देते हैं। बस थोड़ी ही देर में हम सबके लिए गुड न्यूज आ सकती है। वो ये कि मजदूरों से महज कुछ ही मीटर की दूरी बची हुई है, उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, जबकि उनके कपड़े भी तैयार रखने के लिए परिजनों को कह दिया गया है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम कर लिया गया है। खबर यह है कि मजदूरों को निकालने के बाद सबसे पहले उनको अस्पताल में ले जाया जाएगा और जल्द ही बाहर आ सकते हैं सभी 41 मजदूर। जैसा कि जानकारी दी जा रही है, सिर्फ 5 मीटर की दूरी बाकी है, वो दूरी भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और सफलतापूर्वक ये पूरा रेस्क्यू अभियान जो कि कई दिनों से हम देख रहे हैं चलाया जा रहा है, वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। रेस्क्यू टीम्स मौजूद है। मजदूरों और रेस्क्यू टीम्स के बीच का फासला जो है वो 2 मीटर का है। प्रशासन की ओर से सभी संभव प्रयास, सभी तरह की कोशिशें की जा रही हैं और सीएम धामी ने भी हालांकि बता दिया है और आश्वासन दे दिया है कि हम कुछ ही दूरी पर हैं और थोड़ी ही देर में हम सबको अब ये गुड न्यूज मिल सकती है, जिसका सभी बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो जल्द ही सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं सभी के सभी 41 मजदूर। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस कुछ ही घंटों की दूरी रह गई है। कितने मीटर तक की ड्रिलिंग हुई है अभी तक? देखिए अदिति, ये जो पूरा प्रोसेस अब चल रहा है इसमें थोड़ा बदलाव है। एक रेस्क्यू टनल जो बनाया था मशीन से, ऑगर मशीन जिसमें फंस गई थी वो खराब हो गई, उसको काट के हटाया गया और कल शाम से कुछ 6 की टीम में 12 जाबाज इस पूरे काम में लगे हैं। रैट माइनर्स कहते हैं, वो हाथ से अंदर छोटी सी टनल में आप अंदाजा लगाइए, सामने बैठ के एक व्यक्ति धीरे धीरे मलबे को हटाता है, उसके पीछे वाला व्यक्ति उस मलबे को उठा के ट्रॉली पे डालता है और बाकी 4 लोग उस ट्रॉली के मूवमेंट में मदद करते हैं। कुछ इस प्रक्रिया से पूरा काम चल रहा है। कल शाम 6 बजे के आसपास तकरीबन रैट माइनर्स को ये हैंडओवर किया गया था ऑपरेशन, और जब वो अंदर जा रहे थे तब भी मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था, देखिए वो भी मजदूर हैं जो अंदर फंसे हैं और हम भी मजदूर हैं और हम जो है कल अगर फंस जाते हैं ऐसी स्थिति में तो वही हमको बचाएंगे, इस उम्मीद से हम अंदर जा रहे हैं और काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद इसलिए आज की सुबह जो है, उम्मीदों की सुबह इसलिए रही क्योंकि देर रात तक जो काम चला उससे लगभग 6 मीटर का फासला बहुत तेजी से कवर हो गया। कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल नहीं आया थी और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही हमको एक अच्छी खबर मिल सकती है। जी चलिए, उम्मीद इसी वजह से, इसी आश्वासन की वजह से उम्मीद और बढ़ गई है। अमित, ये बताइए कि सिर्फ 5 मीटर का फासला ही बाकी है, तो अब ये मान लिया जाए कि कोई भी और चैलेंज, कोई भी तरह की दिक्कत अब पेश नहीं आएगी और सिर्फ थोड़ी ही देर के बाद मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे? देखिए, ये कह पाना कि कब तक निकलेंगे और क्या स्पीड होगी, ये फिलहाल हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो पिछले कुछ दिनों का रहा है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। हमें लगा कि अब कुछ घंटों में बस ये 41 मजदूर बाहर आ ही जाएंगे और फिर अमेरिकन ऑगर मशीन फंस गया, खराब हो गया। अभी तक अच्छी खबर यह है कि अंदर से आयरन मेश, आयरन फ्रेम, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स, बड़े ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं मिले क्योंकि वो जब आपको मिलता है तो अलग तरह के वर्कर्स अंदर जाएंगे, गैस कटर से उनको काटेंगे, हटाएंगे, फिर ये रैट माइनर्स अंदर जाके काम करेंगे, मलबे को हटाने का काम करेंगे। तो फिलहाल पूरी जो ताकत है वो मलबे को बाहर निकालने में है और पाइप को मशीन से आगे पुश करने के लिए लगाई जा रही है। मान लीजिए बहुत ज्यादा तो 7 से 8 मीटर की और दूरी, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं, तो 7 से 8 मीटर की और दूरी है जिसमें हमको पाइप को पुश करना है। मिनिमम 6 मीटर, 5-6 मीटर हम मान सकते हैं और उसके बाद जो लाइन है इस लाइन को सिक्योर किया जाएगा। फिर एनडीआरएफ की जो टीम होगी वो उन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू करेगी। हो सकता है कि आज देर शाम ही ये खबर हमें मिल जाए कि एनडीआरएफ को अब हैंडओवर किया जा रहा है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया गया। कच्ची सड़क थी, उसमें मिट्टी डाला गया, गड्ढों को भरा गया, सड़क को चौड़ा किया गया, चूने से मार्किंग की गई ताकि 40-41 एम्बुलेंस और गाड़ियां जो मूव करेंगी ग्रीन कॉरिडोर से उनके लिए पर्याप्त जगह हो यहाँ सिलकियारा पर। जी हाँ अमित, ये बात तो कब से कही जा रही है कि बाहर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस मौजूद है, हॉस्पिटल की तैयारी पूरी है, लेकिन वहीं पर बात आकर रुक जाती है कि मजदूर कब बाहर आएंगे। ये बताइए, मजदूरों का मनोबल किस तरह है इस वक्त? अंदर उनके खाने की जो स्थिति है वो कैसी है? उनके मन की दशा जो है वो कैसी है? देखिए, जहां तक खान पान की बात है तो पर्याप्त मात्रा में फल,
जो हैं वो दिए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट दिया जा रहा है, विटामिन सी की दवाइयां भी दी जा रही हैं, और क्योंकि ये लोग लंबे समय से इन्होंने ये धूप में नहीं आए हैं, तो खाने पीने की तो पूरी व्यवस्था है, और खाने का स्टॉक भी मेंटेन करने की 10 से 12 दिनों के खाने का स्टॉक मेंटेन करने की भी कोशिश 2 दिन पहले की गई थी। अहम बात यह है कि उनका मनोबल कैसा है, मनोस्थिति कैसी है। कुछ परिवार वालों ने कल जब वो सुबह बात करके निकले थे तो मुझे कहा था कि देखिए अब थोड़ा जो मनोस्थिति है वो थोड़ी कमजोर लग रही है, मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन कल शाम फिर तस्वीर बदली जब ये रैट माइनर्स अंदर गए, जब उन्होंने हाथ से मलबे को हटाना शुरू किया, और ये इन्फॉर्मेशन उन मजदूरों को भी दी गई होगी कि कई बार विजुअल रोल कॉल होता है, तो उससे मनोबल बहुत स्ट्रांग हुआ होगा, बढ़ा होगा। और शाम में जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये दावा किया था कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और उनके हिसाब से सबकी मनोस्थिति अच्छी है, मनोबल अच्छा है। और एक बात जरूर है अदिति की जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने जबरदस्त हिम्मत दिखाई है, क्योंकि इस 17 दिन के सफर में आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम एक घर के अंदर 2-3 दिन के लिए बंद कर दिए जाए जहां तमाम व्यवस्थाएं हो तो भी हमारा दम घुटेगा। यहाँ 17 दिन तक आप एक टनल के अंदर बंद हैं, 2 किलोमीटर का एरिया जरूर है जहां आप घूम सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहे हैं, घर वालों से लंबे समय तक बात नहीं हुई, फिर कम्युनिकेशन लाइन सेटअप हुआ, कैमरा गया, तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति धीरे धीरे और स्ट्रांग हुई होगी। और अब जब बाहर आएंगे तो एक लंबी लड़ाई तपस्या करके वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनको डॉक्टर्स बिल्कुल सही कहा कि ये पूरी लड़ाई, ये पूरा ऑपरेशन हम सबके लिए, इनफैक्ट मजदूरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, तमाम जो टीम्स खड़ी हैं उनके लिए किसी तपस्या से कम तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी डिटेल के लिए, इस जानकारी को हम सबके साथ साझा करने के लिए। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के साथ साथ देश भर में दुआओं का सिलसिला भी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब खास बात यह है कि सिलक्यारा टनल के बाहर पारंपरिक अंदाज में कुछ महिलाओं ने गीत के जरिए मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना भी की है। दूर दूर बाटी आया बाई नगारक चकराला सिलक्यार का महीना गा तू भी प्यारा रख चकराला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि मजदूर महज कुछ ही मीटर की दूरी पे हैं और खुदाई का काम तेजी से रैट माइनर्स कर रहे हैं। आधे से ज्यादा हिस्सा लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था, और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः तो जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है, सभी की अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। तो सीएम धामी को आपने सुना जिन्होंने राहत की बात कही है, और साथ ही साथ सिलक्यारा टनल से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेजस विमान हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पहचान बन चुका है। ये लड़ाकू विमान जहां भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है, सबको अपना दीवाना सा बना देता है। ये विमान देश की सुरक्षा के लिए जितना कारगर है उतने ही खासियत के साथ लैस है। इसीलिए HAL ने इसके उत्पादन को बढ़ाने का प्लान भी बना लिया है। फिलहाल देश में हर साल 16 तेजस विमान ही तैयार होते हैं, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की पहल शुरू हो गई है और नासिक में 3rd लाइन स्थापित किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि 2025-26 से हर साल 24 तेजस विमान का निर्माण होने लगेगा। After visiting after having the sortie, when he had visited the HAL facilities and when he had seen the facilities and we took him across our LCA hangar, he had he was also appreciating the efforts which has been put by the HAL engineers, and this is really a motivating factor. What more can we expect from, when the Prime Minister of the country is appreciating the efforts of HAL and the product which HAL has produced? It is a real motivating factor, and all in HAL, we are all so much overjoyed, and we expect that we will be able to live up to the expectations of the Honorable Prime Minister in the days to come. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में HAL का दौरा किया था। पीएम के HAL में आगमन से यहां काम करने वाले लोगों का हौसला तो बढ़ा ही,
उन्होंने तेजस में उड़ान भरकर एचएएल के इंजीनियरों की तकनीक को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। We have got our capacity at around 16 numbers. Our LCA Tejas division as well as the aircraft division are producing. There are 2 lines over there which is capable of producing 16 numbers. So this is what has been planned as per the contracted delivery schedule. But we wanted to increase this capacity to 24 numbers at the minimum. So we are establishing a 3rd line in Nasik. तेजस में अभी तक जो इंजन लगता था वो स्वदेशी नहीं था, उसे इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इस लड़ाकू विमान को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इंजन बनाने के काम पर भी पहल शुरू हो चुकी है। तभी तो एलसीए तेजस की डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस तो पहले ही तेजस के खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका ने भी इस विमान की मांग की है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तेजस विमान न सिर्फ देश की सुरक्षा की कमान संभालेंगे, बल्कि भारत को आर्थिक शक्ति बनने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना वक्त वक्त पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाती रहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना 200 माउंटेड होवित्जर तोप खरीदने जा रही है, जिनका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर किया जाएगा, क्योंकि इन तोपों का वजन कम होता है और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ये गरज, ये गूंज, ये वार, ये प्रहार, ये है हिंदुस्तान के आर्टिलरी का सबसे मॉडर्न और सबसे विध्वंसक हथियार। जिसका सामना करना दुश्मन के बस की बात नहीं। ये तोप एलएसी से एलओसी के पार बैठे दुश्मनों का चैन छीन लेने वाला है। उससे कई किलोमीटर पहले मौत की नींद सुलाने वाला है। भारतीय सेना अपनी तोपखाने की ताकत को धार देने में जुटी है। उसी का अहम हिस्सा है ये स्वदेशी होवित्जर तोप, जिसे जाना जाता है अटैक्स यानी एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम के नाम से। खबर है कि भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को नई धार देने जा रही है। इसके लिए सेना जल्द ही 105 mm गन से लैस 200 नई माउंटेड होवित्जर तोप के लिए टेंडर जारी करने जा रही है। यह हथियार चीन के साथ लगती सीमा यानी एलएसी के ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत काम करेगा। इसके लिए भारतीय कंपनियों से 200 नए माउंटेड होवित्जर तोप खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। होवित्जर तोपों का हल्का वजन इसकी असली ताकत है, जिससे इसके मूवमेंट में आसानी होती है। इसे सड़क मार्ग के जरिए या हेलीकॉप्टर से उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकता है, जहां टैंकों का पहुंचना आसान नहीं होता। हल्का वजन होने से इसे चिनुक से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। यही नहीं, हल्की होने की वजह से दुश्मन पर गोला दागने के बाद ये अपनी जगह आसानी से बदल देती है, जिससे दुश्मन के टारगेट पर आने से ये आसानी से बच सकती है। यही नहीं, 400 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने की पहल की खबर है। सूत्रों का कहना है कि सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट 155 mm 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए भारतीय उद्योगों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहती है। यह हथियार हल्के होने के साथ भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। हिंदुस्तानी सेना की ताकत को इन्हीं तोपों के बेड़े से अब लैस करने की तैयारी है। अब इस तैयारी के पीछे है सोची समझी रणनीति। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और घुसपैठ की आशंकाओं के बीच डीआरडीओ के इस आविष्कार से सेना के लैस होने का मतलब
दुश्मनों की नींद उड़ जाना। भारत के इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी के ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस तोपों में होती है। ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो या द्रास सेक्टर की ऊंची पहाड़ियां, दोनों ही मोर्चों पर इस तोप का दम दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा, जो सेना की शक्ति और शोहरत में नई इबारत लिखेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अहम खबर आप सबके लिए, वाराणसी जिला कोर्ट पर आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज का दिन काफी खास माना जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम अब से थोड़ी देर में कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार अभिषेक। कुमार, पहले तो आपसे ये पूरा मामला समझ लेते हैं और ये रिपोर्ट इतनी अहम क्यों है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, रिपोर्ट तो सबसे अहम है, बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर यह तय होगा कि आखिर इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, क्या ये मस्जिद है या क्या ये मंदिर है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ASI ने एक बार फिर अर्जी लगाई है और 3 हफ्ते का वक्त इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा है। हमारे साथ इस वक्त विष्णु जैन हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका। क्या है ये, क्यों आज फिर मांगा गया, लगातार वक्त मांग रही है? अब देखिए, ASI अभी समय मांग रही 3 हफ्ते का। वहां पे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से भी सर्वे करने का ऑर्डर किया गया था और GPR का हो सकता है कि अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई हो, इसलिए सर्वे की जो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई, इसलिए समय मांगा जा रहा हो। पर ASI ने 92 डेज के सर्वे में काफी डिटेल में और काफी एक्सपर्ट ढंग से काम किया है और ये जो रिपोर्ट है ये मील का पत्थर बनेगी इस केस को फाइनल डिसाइड करने के लिए। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है और हम कोर्ट से मांग करेंगे कि उनको एक शॉर्ट टाइम दिया जाए और ASI जल्द से जल्द कोर्ट के पटल पर अपनी रिपोर्ट फाइल करें। अदालत से तो बहुत पहले ये कहा गया था कि आप जितना वक्त देंगे उतने में हम कर लेंगे, लेकिन उसमें भी देरी हुई और लगातार टाइम मांगा जा रहा है। इसका कोई और सर्वे तो जो टाइम, क्योंकि जब साइट पे पहुंची थी ASI तो साइट पे बहुत सारी ऐसी फिजिकल दिक्कतें थी जो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, चाहे वो मलबा हटाना हो, चाहे वो मिट्टी हटाना हो, चाहे वो अंजुमन इंतजामिया के तरह तरह के ऑब्जेक्शंस हो, उन सारी चीजों को जो डील करना हो। पर उसके बाद जब कोर्ट के जो समय सीमा निर्धारित की थी उस समय सीमा के अंदर ASI ने अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया था। जो सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी उसमें थोड़ा समय लग रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं कोर्ट से यही बात करूंगा कि 3 हफ्ते का समय बहुत ज्यादा है और इसको जल्द से जल्द इसमें रिपोर्ट ASI को अपनी फाइल करनी चाहिए। एक तो वजू खाने को लेकर के भी आप लोगों ने एक मांग रखी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी पेंडिंग है। क्या आप लोग चाहते हैं एक साथ सब कुछ हो? नहीं, देखिए, हमारा तो बहुत ही क्लियर विजन था कि सबसे पहले, अगर आपको याद होगा तो मैंने वजू एरिया को खोलने की मांग की थी और कहा था उसका सर्वे कराना चाहिए। उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया था 12 मई 2023 को। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई और कहा वजू टैंक को अभी नहीं खोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है कि जो स्टे है उसको वेकेट किया जाए और ASI ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पे स्पॉट पे है, इसलिए वहां का भी सर्वे कराया जाए। और व्यास तहखाने के बगल में 4 और ऐसे चेंबर हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, उसका भी सर्वे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ASI इस समय ग्राउंड पे है और एक कंबाइंड रिपोर्ट ASI की फाइल होगी तो बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है, रिपोर्ट क्या आपके पक्ष में आएगी और आएगी तो क्यों आएगी? क्यों? देखिए, जो सच है, जो ज्ञान व्यापी का सच है, वो चीख चीख के बोल रहा है और मुझे लगता है उस सच से कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है। जो वेस्टर्न वॉल है, जो चीजें वहां पे मिली हैं एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान और जो चीजें इस सर्वे में मिली हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूं गैग ऑर्डर की वजह से, पर वो ऐसे सच हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ASI जो रिपोर्ट देगी वो इस केस में मील का पत्थर बनेगी। तो आपने सुना क्या कहा है विष्णु जैन ने। इन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट जब भी आएगी इनके पक्ष में आएगी, क्योंकि जो सबूत हैं, जो वहां की गवाहियां हैं वो दीवारों में दिखाई दे रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार जो ASI है वो तारीख पर तारीख मांग रहा है अदालत से कि उन्हें रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी और वक्त दिया जाए। जी कुमार अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बार रुक करते हैं हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित का, जो इसी रिपोर्ट में हमारे साथ बनी है। गुंजन, बताइए, अब फिर से एक बार ASI ने समय मांगा है, रिपोर्ट अभी भी नहीं सौंपी। ज्ञानवापी के परिसर में वीडियोग्राफी की जा चुकी है, कई जो है चीजें सामने आई हैं, उन्हें अभी क्यों नहीं पेश किया जा रहा?
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है आदित्य, 92 डेज तक एएसआई ने सर्वे किया है और उस पूरी रिपोर्ट को एक साथ कॉम्पैक्ट करना है, संकलन उनका करना है, उसके बाद इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि रिपोर्ट आज ही पेश कर दी जाती, क्योंकि उससे पहले भी 2 बार समय मांगा जा चुका है और आज तीसरी बार है जब एएसआई और समय मांग रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु जैन उनके साथ में मौजूद थे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए, ये जो पूरा मामला है 21 जुलाई से चल रहा है। 21 जुलाई को जिला जज की ओर से कह दिया गया था कि आप सर्वे कर सकते हैं। 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष उसके बाद गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सर्वे पर रोक लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष जाए और इस मामले की वहां पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के पास जब मुस्लिम पक्ष जाता है तो वहां पर ये पता किया जाता है कि सर्वे किस तरीके से होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी लगातार कि वजू खाने को नुकसान ना पहुंचाया जाए और खुदाई शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था, जो संरक्षित ढांचा है उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, इस पर लगातार मुस्लिम पक्ष फोकस कर रहा था। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया और सर्वे दोबारा शुरू हुआ 4 अगस्त को। 4 अगस्त से लेकर अब तक सर्वे लगातार चल रहा है। इससे पहले हमने देखा 17 नवंबर वो तारीख थी जहां पर सर्वे को पेश होना था, रिपोर्ट को दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये तीसरी बार हो रहा है जब एएसआई ने फिर से कोर्ट से समय मांगा है, क्योंकि 92 दिन की रिपोर्ट है अदिति, और हिंदू पक्ष तो ये दावा कर रहा है कि उसमें इतना सब कुछ है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से मील का पत्थर साबित होगी और जो सच होगा, जो झूठ होगा, वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। वैज्ञानिक सर्वे हुआ है जिसमें कार्बन डेटिंग तो है ही, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें जैसे कालखंड के बारे में इसमें पता चल जाएगा कि कितना पुराना जो गुंबद है, जो वहां पे अवशेष मिले हैं, वो कितने ज्यादा पुराने हैं। स्वयंभू जिसे हिंदू पक्ष विश्वेश्वर कह रहा है, क्या वो स्वयं प्रकट हुए है या फिर वहां पर शिवलिंग को लाया गया है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो एएसआई की रिपोर्ट के आने के बाद साफ हो जाएंगे। तो इंतजार अब इसी बात का है। उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि आज रिपोर्ट पेश हो जाएगी और काफी कुछ जो तस्वीर है साफ हो जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एएसआई कब अपनी रिपोर्ट पेश करती है, कोर्ट से कितना समय मिल पाता है और क्या तस्वीर फिर आगे निकलती है। जी चलिए गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका। इसी के साथ एक और गुड न्यूज आपको दे देते हैं कि उत्तरकाशी की सुरंग से अब दूरी जो है, रेस्क्यू की दूरी जो है वो महज 2 मीटर की ही बची है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। यानी अब से कुछ ही देर बाद वो लम्हा हम सबके सामने आने वाला है जब अंधेरी सुरंग से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ये लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, बस थोड़ी ही देर में गुड न्यूज आ सकती है। महज 2 मीटर की दूरी ही बाकी है। मजदूर जो है वो उम्मीदों की रोशनी से सराबोर हो जाएंगे जब वो बाहर आएंगे। खुशखबरी आने की उम्मीदें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्टैंड बाय पर तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। परिजनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि आप कपड़े तैयार रखिए, साथ ही साथ तमाम जो सामान, जो जरूरत का सामान है उसको भी अपने पास रखिए। मेडिकल टीम्स वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अस्पताल में भी आपको बता दें तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू के काम में तेजी आ गई है और महज 2 मीटर की दूरी ही बाकी है। अब ये मान लिया जाना चाहिए कि थोड़ी ही देर में गुड न्यूज हम सबके सामने आएगी। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी वो वक्त, वो लम्हा अब आने ही वाला है जब 17 दिनों से अंधेरी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सामना उम्मीदों की रोशनी से हो सकेगा। खुशखबरी यह है कि मजदूरों से रैट माइनर्स सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर रह गए हैं। कहा जा रहा था कि 80 मीटर की ड्रिलिंग होनी है, लेकिन जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 58 मीटर पर मजदूरों के नजदीक पहुंचा जा सकेगा। 52 मीटर की ड्रिलिंग कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे पहले हो चुकी थी और अब कहा जा रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर ही रह गए हैं मजदूर, यानी कि अब कुछ 57-58 मीटर जो है पूरा होने को है और मजदूरों तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा। रैट माइनर्स उस आखिरी मिशन को अब अंजाम देने में लगे हुए हैं। मजदूरों के परिजनों को उनके कपड़ों को तैयार रखने के लिए कह दिया गया है। गुड न्यूज कभी भी आ सकती है, मजदूर किसी भी वक्त अब बाहर आ सकते हैं। चिंक्यारा टनल में इतने दिनों से फंसे मजदूरों के लिए अब गुड न्यूज बिल्कुल आने को है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं।
और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देश भर में दुआओं का दौर जारी है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मंदिर तैयार किया गया है। पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ पूजा प्रार्थना लगातार की जा रही है कि सुरक्षित कब मजदूर वापस निकाल लिए जाएंगे। महज 2 मीटर की दूरी ही बाकी है और उसके लिए प्रार्थना की जा रही है कि सफलतापूर्वक ये पूरा रेस्क्यू अभियान जो चलाया गया है पिछले इतने दिनों से वो पूर्ण हो जाए। अब से देखिए, अब हम अंत की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि महज 2 मीटर की दूरी ही बाकी है और अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। स्टैंड बाय पर तमाम टीम्स लगातार मौजूद हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर मेडिकल टीम्स की मौजूदगी है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया गया है। परिवारजनों को ये कहा गया है कि आप कपड़े लेकर और तमाम साजो सामान लेकर वहां पर मौजूद रहिए, क्योंकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उनके कपड़े चेंज किए जाएंगे और तुरंत उनको अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा प्रार्थना इन मजदूरों के लिए लगातार की जा रही है। प्रार्थनाओं का दौर तो देखिए पूरे देश में ही जारी है। एक ही प्रार्थना, एक ही दुआ की जा रही है कि कब वो क्षण आएगा, कब वो लम्हा आएगा, कब वो पल आएगा जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब देखिए, पूरा ये टीम वर्क है। इतनी सारी टीम्स जो है लगातार लगी हुई हैं। 24 घंटे में ये ऑपरेशन जो है, दिन के 24 पहर लगातार इन टीम्स ने अपनी मेहनत की बदौलत अब ये रेस्क्यू अभियान जो है अपने अंतिम चरण में, अंतिम दौर में पहुंच गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब ये मिशन जो है अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। मजदूरों को निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई के साथ वर्टिकल खुदाई भी चल रही है, यानी एक साथ कई प्लान्स पे काम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल खुदाई अब मैनुअल तरीके से रैट माइनर्स कर रहे हैं और मंजिल अब दूर नहीं, ये कहा जा रहा है। ताजा अपडेट यही है कि जो मौसमी सिंह हमारे संवाददाता दे रही हैं कि बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर मजदूर। आइए देखते हैं इनकी रिपोर्ट। पहले जो है 5 अलग अलग पॉइंट्स पर काम हो रहे थे, 5 लेवल्स पर प्लानिंग थी। अभी पीछे आप अगर देखें जो सिलक्यारा टनल है उसमें आप वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर रहे थे, तो लगभग 86 मीटर्स की हाइट थी जिसकी ड्रिलिंग होनी थी और 1.2 mm पाइप ऊपर से डाला गया है। वो वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है लगातार। जिस तरह से बीआरओ कह रहे हैं कि 50-40% से ज्यादा की वर्टिकल ड्रिलिंग खत्म हो गई, लेकिन उसका टाइमलाइन 100 घंटे का था, यानी कि 30 नवंबर तक ही वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए पहुंचा जा सकता है अगर कोई विघ्न, अगर कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो सबसे ज्यादा अभी कारगर साबित हो रही है। पहले ऑगर मशीन के जरिए जो है आधे से ज्यादा हिस्सा ड्रिल किया गया और अब रैट माइनर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं जो आपको ये बताएंगे। बहुत अहम कड़ी है क्योंकि पाइप, जिस तरह से आशुतोष ने भी बताया, बहुत ही संकरा है। 800 mm का पाइप है और उनकी आदत, रैट माइनर्स ने कहा उनकी आदत है 600 mm के पाइप में जाने की। तो 800 mm का पाइप है, मलबे को बाहर निकालना है और उसके बाद उस पाइप को और पुश किया जाएगा और एक और पाइप, जिस तरह से धामी साहब ने बताया था, लगाया जाएगा। तो सुरेंद्र राजपूत, इस पूरी चीज में जो एक अहम कड़ी है वो ट्रॉली जिसमें मलबा डाला जाएगा और उस संकरे पाइप से बाहर पहुंचाया जाएगा लगभग 60 मीटर तक, वो ट्रॉली इन्होंने बनाई है। आप देखिए इनके पास पहचान पत्र है और अभी उस ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे आपने बनाई और कितना मुश्किल था? आपने पहले भी प्रिंस के रेस्क्यू में अपनी भूमिका निभाई थी, दिल्ली से आप आए हैं, तो क्या प्रशासन ने उस ट्रॉली का इस्तेमाल कर रही है? इस समय वही ट्रॉली से ही सारा माल निकल रहा है, जो वेस्ट कह रहे हैं, जो पहाड़ का जो निकल रहा है, मलबा निकल रहा है, प्लस आयरन रॉड्स वगैरह उसी के अंदर से आए। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए सीधे मौसमी सिंह के पास ही चलते हैं। मौसमी, अभी आपकी ही रिपोर्ट ही हम सुन रहे थे, तो अब ये मान लिया जाए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सक्सेसफुल साबित हुई है, क्योंकि रैट माइनर्स अपना काम लगातार करते जा रहे हैं और महज 2 मीटर की दूरी बाकी है। अब कभी भी वो क्षण आ सकता है, कभी भी वो लम्हा आ सकता है जब मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग जो है लगातार सभी पहलू जो इस्तेमाल किए जा रहे थे एजेंसियों द्वारा उन पर नजर बनाए हुए थे और ये पता चला कि वर्टिकल ड्रिलिंग को रोक दिया गया है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्योंकि फिनिशिंग लाइन के करीब है और जाहिर तौर पे आज वो बड़ी खुशखबरी जिसका सबको पिछले 17 दिन से इंतजार था वो आ सकती है। हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि ये जो 800 mm के लगभग पाइप है, इसी तरह के पाइप का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लगभग 2 फीट से कुछ ज्यादा है और काफी बड़ा है, मतलब कि इसमें एक शख्स आराम से भीतर जा सकता है। तो इस पिन पाइप्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी 53 मीटर्स पर वेल्डिंग हुई थी और जगह बनाई गई है और बताया जा रहा है कि एक पाइप और डलेगा और लेंथ भी आप देख रहे हैं इस पाइप की, तो एक पाइप और डलेगा और शायद वो 3 फीट का जो फासला है, वो 3 मीटर का जो फासला है वो पट जाएगा। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं, रमेश जी हैं, राकेश जी हैं, दोनों SJVN से हैं और रमेश जी तो जियोलॉजिस्ट हैं। तो जिस तरह का पथरीला पहाड़ी जो ये है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्योंकि आखिर क्यों ये ऑपरेशन इतना जटिल हुआ। आप जो पत्थर पकड़े हैं हाथ में उसके बारे में दर्शकों को बताइए रमेश जी कि किस तरह का मटेरियल है ये मैम एक्चुअली ये फिलेटिक स्लेट है और इसमें जैसे टनलिंग करते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम तो इसमें आती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्ले मटेरियल रहता है। जैसे सपोज एक ये पत्थर है, इसके ऊपर दूसरा पत्थर होगा तो बीच की जो लेयर होती है उसके अंदर वीक सीम्स होती हैं क्ले की। तो हाँ, तो जैसे उसको हम ड्रिल करते हैं, अगर पानी लगता है तो स्वेल करती है, स्वेल करने से प्रेशर आता है, प्रेशर रॉक में डेवलप होता है और सेम प्रेशर जो सपोर्ट सिस्टम पे आता है। फिर सम टाइम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन द रॉक एंड सपोर्ट सिस्टम, वहाँ अगर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए तो कैविटी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसका जो मेन कॉज है यहाँ पे। बाकी जो एग्जैक्ट क्या रीजन है इसका, वो जो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे हैं वो दे कैन एक्सप्लेन मच बेटर। बट जो प्राइमा फेसी हमने एक हफ्ते के अंदर जो साइट पे देखा है वो यही देखा है कि रॉक जो है इट इज वीक। हाँ, कौन सा मटेरियल कहते हैं इसको फिलेटिक स्लेट, फिलाइट्स हैं ये। जैसे पहाड़ों में हम क्ले रहती है और जैसे इसको पानी लगता है ड्रिलिंग के टाइम में, बारिश के टाइम में, कुछ भी, तो ये स्वेल करती है। जब स्वेल करेगी तो प्रेशर बिल्टअप होगा, तो प्रेशर बिल्टअप होगा तो सपोर्ट सिस्टम नीचे लगाया उस पर आएगा, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस बट नॉट एवरीवेयर। इट इज समटाइम्स सम पैचेस, सम पॉइंट्स आर, अदरवाइज ये 4.5 किलोमीटर का टनल है, हर जगह कैविटी क्यों नहीं है, सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।